हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बच्चों, हमने स्टार्ट किया था एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। तो इसका फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सबस्टांस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड, टाइप ऑफ मिक्सचर, है ना, ये सारा टॉपिक हमने कवर किया था। देन हमने हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में भी पढ़ा था। मेटेलॉयड, सेलॉयड, ये सब हमने कवर कर लिया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों सॉल्यूशन। हम जानेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो आपको पता है कि सॉल्यूशन इज़ अ काइंड ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, जो दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिला करके बनता है। तो सॉल्यूशन जब भी बनाना हो तो हमें क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए एंड सॉल्यूट चाहिए। बिना सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के हम सॉल्यूशन बना नहीं सकते, है ना। एक सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर हम चीज़ों को घोलते हैं, और एक सॉल्यूट होता है जिसे घोला जाता है, ठीक है। और जब दोनों को मिलाते हैं आपस में तो हमारे पास जो तैयार होता है जो मिक्सचर, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों, दैट कंपोनेंट विच डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट, है ना, मतलब जिसमें हम किसी चीज़ को घोलते हैं, ठीक है। एंड सॉल्वेंट जो है वो हमेशा लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। एंड सॉल्यूट क्या होता है बच्चों, दैट कंपोनेंट विच इज़ डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, जिसे हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, और इसकी क्वांटिटी हमेशा लेसर होगी, ठीक है। तो जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट होगा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, पानी के अंदर चीनी घोलो, है ना, या फिर सॉल्ट सोल्यूशन, पानी में नमक घोलो, सोडा वाटर, ठीक है। तो वाटर के अंदर क्या घोलते हैं, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोलते हैं। एंड सी वाटर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन, पानी में नमक है ना, सी वाटर के अंदर। एंड टिंचर ऑफ आयोडीन इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन, अल्कोहल और आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, राइट। तो समझ आया कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमें चाहिए होता है, उसके बगैर हम सॉल्यूशन नहीं बना सकते। तो सॉल्यूशन को हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ओके। तो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, और इतने स्मॉल होते हैं कि नेकेड आई तो आप देख ही नहीं सकते उसको, ठीक है। नेकेड आई से तो नहीं देख सकते हो, माइक्रोस्कोप के अंदर भी आपको नहीं दिखने वाला है ना। सॉल्यूशन जैसे आपके पास शुगर सॉल्यूशन है, उसको बहुत देर आप छोड़ देते हो और ये सोचते हो कि शुगर विल बी सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम एट द बॉटम, तो भी नहीं होने वाला है। नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, छोड़ दोगे चाहे कितनी देर के लिए आप छोड़ दो, उसके पार्टिकल्स विल नॉट सेटल डाउन। एंड लाइट को स्कैटर भी नहीं करता, यानी टेंडल इफेक्ट नहीं शो करता है। जब सॉल्यूशन से रे ऑफ लाइट पास करते हैं तो जो लाइट है वो स्कैटर कर जाता है, बट सॉल्यूशन के अंदर ये भी नहीं होने वाला है। और थ्रू आउट द सॉल्यूशन कंपोजिशन विल बी यूनिफॉर्म, यानी आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है कहीं कम होती है। थ्रू आउट द सॉल्यूशन कंपोजिशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। सॉल्यूशन देखने में एकदम क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड स्टेबल मिक्सचर दिखता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। देन वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे हम। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट और अ सॉल्यूशन। तो कितना सॉल्यूट आपने डिजॉल्व किया है, ठीक है। मान लो आपके पास 100 ग्राम 100 ml सॉल्वेंट दिया हुआ है, 100 ml सॉल्वेंट है, और 100 ml के अंदर आपने 10 ग्राम सॉल्ट जो है डिज़ोल्व किया। 10 ग्राम क्या डिज़ोल्व किया, सॉल्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आपने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, इसमें 100 ml सॉल्ट के अंदर आपने जो है 20 ग्राम सॉल्ट जो है डिज़ोल्व किया। तो कौन सा ज़्यादा मोर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, कौन सा सॉल्यूशन मोर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ऑब्वियसली जिसके अंदर आपने 20 ग्राम जो सॉल्ट डिज़ोल्व किया है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा एज़ कम्पेयर टू 10 ग्राम, ठीक है। जब आप टेस्ट करके देखोगे ना, तो जिसमें 20 ग्राम सॉल्ट डिज़ोल्व किया है वो ज़्यादा सॉल्टी लगेगा एज़ कम्पेयर टू 10 ग्राम। यदि रियल लाइफ से इसे हम जोड़ कर देखें, रियल लाइफ एग्जाम्पल यदि हम लें, तो ORS का घोल जो होता है ना बच्चों, जो ORS का घोल कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके अंदर साल्ट, शुगर और फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर डालते हैं, यानी कि साल्ट की क्वांटिटी भी फिक्स होती है, शुगर की भी और वाटर की भी, तब हम जाकर के ORS बनाते हैं, ठीक है। एंड देन पेस्टिसाइड आपको पता है, पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट को कील करने के लिए जो हम खेतों में स्प्रे करते हैं,
है ना, पेस्टिसाइड, तो उसके अंदर भी है कि कॉन्सेंट्रेशन एकदम प्रॉपर होना चाहिए। यानी आप ज़्यादा अमाउंट में यदि पेस्टिसाइड स्प्रे कर दोगे तो आपकी क्रॉप के लिए हार्मफुल है, कम अमाउंट में स्प्रे करोगे तो इनइफेक्टिव होगा। तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को भी हम ध्यान रखते हैं, ये किस अमाउंट में हमें स्प्रे करना है। तो इसे निकालने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 वेज है, 3 तरीका है जो आपके बुक में दिया हुआ है। इन बाय दिस 3 वे वी कैन फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज द मास बाय मास परसेंट। इसके अंदर क्या होता है ना, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे किसका मास रखेंगे, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। ये दोनों का हम क्या लेंगे, मास लेंगे, यानी दोनों को हम ग्राम में लेंगे। आइदर इट इज़ सॉल्यूट और इट इज़ अ सॉल्यूशन। दोनों को हम किस में लेंगे बच्चों, ग्राम में लेंगे। इनटू 100 करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, और इस तरीके से आप किसी भी गिवन सब्सटेंस के अंदर मास बाय मास परसेंट फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपको ये देखने को कहाँ मिलेगा, मिल्क पाउडर जो होता है ना, उसके डब्बे के ऊपर लिखा रहता है मास बाय मास परसेंट। मसाले स्पाइसेस का जो पाउच या जो डब्बा होता है उसके ऊपर लिखा रहता है। कोई भी पैक्ड फूड के ऊपर, जैसे साल्ट है, शुगर है ना, तो इसके ऊपर भी आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है। देखिए आपके बुक से एक एग्जाम्पल है, ये पी नहीं होगा। दिलीप महाब्लांस जो है एक इंडियन पेडियाट्रिशियन थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ORS जो है वो डेवलप किया था और इसको इम्प्लीमेंट भी किया था, है ना। किस लिए इम्प्लीमेंट किया था बच्चों, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन काउज्ड बाय डायरिया एंड कॉलरा। तो क्या होता है कि डायरिया और कॉलरा में हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर की कमी हो जाती है, लूज मोशन, उल्टियाँ, ये सब शुरू हो जाती है, जिससे कि जो है दिस फॉर्मुलेशन हैज़ सेव्ड मिलियन ऑफ लाइफ, है ना, वर्ल्ड वाइड आफ्टर द WHO पॉपुलराइज इट। तो WHO ने भी इसे पॉपुलराइज किया, उसके बाद बहुत सारे लाइफ जो है सेव किया गया ड्यू टू दिस सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, जिस तरह से मास बाय मास परसेंट के अंदर हम सॉल्यूट को भी किस में लेते थे, ग्राम में, और सॉल्यूशन को भी किस में लेते थे, ग्राम में। ठीक है, यानी सॉल्यूट का भी मास लेते थे, सॉल्यूशन का भी मास लेते थे। उस तरह से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट के अंदर हम सॉल्यूट को ग्राम में लेंगे, यानी सॉल्यूट का मास लेंगे, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे। वॉल्यूम को मेज़र करना ईजियर है एज़ कम्पेयर टू मेजरिंग द मास ऑफ अ सॉल्यूशन। तब हम इसे यूज़ करते हैं, और इसे कहाँ यूज़ करते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए, लैब के अंदर सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाना है तो यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसमें होता क्या है, मास ऑफ अ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और लीटर इंटू 100 करेंगे, तो इस तरीके से मास बाय वॉल्यूम परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं हम, राइट। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट जब निकालना हो तो यहाँ पे जैसा कि नाम से पता है, मास ऑफ सॉल्यूट भी मिलीलीटर में लेंगे और मास ऑफ सॉल्यूशन भी मिलीलीटर या लीटर में लेंगे। ठीक है, यानी दोनों का वॉल्यूम लेने वाले हैं हम, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेंगे और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेंगे, इंटू 100 कर देंगे। इसे कब यूज़ करते हैं, जब दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारा, दोनों सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों हमारा क्या है, दोनों हमारा लिक्विड है। ठीक है, परफ्यूम बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स, विनेगर, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे सॉलिबिलिटी की। तो सॉलिबिलिटी क्या होती है, सॉलिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी गिवन सॉल्वेंट है उसके अंदर कितना सॉल्यूट हम डिज़ोल्व कर सकते हैं। सपोज़ आपको मैंने वाटर दिया, क्या दिया मैंने आपको, वाटर दिया, है ना, और साथ में हमने अल्कोहल दिया, ठीक है, और हमने दिया शुगर, ठीक है, इसके अलावा हमने आपको शुगर दिया, और मैंने बोला कि दोनों में डिज़ोल्व करके बताओ कि इसमें सॉलिबिलिटी कितनी है। तो मान लो आपने वाटर लिया 100 ml, ठीक है, और अल्कोहल भी लिया 100 ml। दोनों के सॉल्वेंट का क्वांटिटी सेम रखना है। शुगर भी लिया, शुगर आपने लिया 10 ग्राम, ठीक है। तो मान लो सपोज 10 ग्राम शुगर हमने वाटर में डाला तो डिज़ोल्व हो गया, और ज़्यादा ही शुगर डिज़ोल्व होगा, 15 ग्राम डिज़ोल्व हो गया, लेकिन अल्कोहल में सिर्फ 10 ग्राम डिज़ोल्व हुआ, है ना, उससे भी कम हुआ। तो इसका मतलब किसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा है, शुगर की सॉलिबिलिटी वाटर में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी होता क्या है बच्चों, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिज़ोल्व इन 100 ml और 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्वेंट फिक्स कर लो आप, 100 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो,
है ना। फिक्स करने के बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डिसॉल्व करते हो उसके अंदर गिवन टेम्परेचर पर, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जब आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करते जा रहे हो, तो मान लो आपने वाटर के अंदर 10 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व किया, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम गिवन टेम्परेचर पर। अब ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया है, सैचुरेट कर गया है, उसके अंदर अब डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन अब जब उसको सॉल्युबिलिटी को बढ़ानी है तो आपको क्या करना होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना होगा। मतलब आप उसको बर्नर के ऊपर रख दो, हीट कर दो, गैस के ऊपर रख दो। टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करोगे तो अब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन गिवन टेम्परेचर पर उसकी वो सैचुरेट कर चुका है। ठीक है। तो आप देखते हो कि किसी भी सॉलिड का जब लिक्विड के अंदर, है ना, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। मान लो आप पानी के अंदर चीनी को घोल रहे हो, है ना, तो रूम टेम्परेचर पे घोलेंगे तो 1 चम्मच 2 चम्मच, यानी कि मान लो 10 ग्राम, 15 ग्राम या 20 ग्राम 100 ml में हमने घोला, अब बंद हो गया घुलना, तो आपने क्या किया, उसको, है ना, स्टोव पे रख दिया उसको, तो अब क्या हुआ, फिर से घुलना शुरू हो गया। अब और चीनी ऐड कर सकते हो और सारा का सारा उसमें डिसॉल्व होते जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी सॉल्युबिलिटी क्या हुई, बढ़ गई। लेकिन सेम चीज़ आप दूसरे सॉल्यूट के साथ नहीं कर सकते हो। जैसे कि गैस है सपोज, है ना, लिक्विड और सॉलिड के केस में, यानी जब हमारा जो सॉल्यूट था वो सॉलिड था तब तो डिसॉल्व हुआ टेम्परेचर बढ़ाने से। अब इस बार हम क्या करेंगे, सॉल्यूट को गैस ले लेंगे। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ना, मान लो सोडा वाटर अब बना रहे हो, CO2 डिसॉल्व करना है वाटर के अंदर। इस बार क्या होगा कि जब टेम्परेचर, मान लो रूम टेम्परेचर के अंदर जो है जितनी सॉल्युबिलिटी थी 5% या 10%, अब जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे ना तो जितना भी गैस उस वाटर के अंदर डिसॉल्व था वो सब बाहर आ जाएगा और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करने लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, अब फिर आप डिक्रीज़ करके देखो टेम्परेचर को, तो आप देखते हो कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है गैस का, वो इंक्रीज़ करता है। यानी गैस और सॉलिड के केस में उल्टा है, सॉलिड को टेम्परेचर बढ़ाने से हम ज़्यादा डिसॉल्व कर पाते हैं, जबकि गैस को टेम्परेचर बढ़ाने से हम कम डिसॉल्व कर सकते हैं। तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना होगा। ठीक है। अब जरा इस ग्राफ को देखते हैं जो हमारे NCERT बुक में दिया हुआ है। तो ये ग्राफ क्या है बच्चों, जरा इस ग्राफ को देखो। ये ग्राफ क्या है, ग्राफ ऑफ अ सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर है, जिसको सॉल्युबिलिटी कर्व कहते हैं। सॉल्युबिलिटी इज यूज्ड टू separate substance from the mixture. It tell how much solute dissolve in a water at a different temperature. different temperature पे कितना solute dissolve है। इसके अंदर x एक्सिस है जो टेम्परेचर को शो कर रहा है और y एक्सिस जो है वो सॉल्युबिलिटी पर ग्राम को शो कर रहा है, पर 100 ग्राम कितना डिसॉल्व कर पाते हैं। तो आप देख रहे हो एक कंपाउंड A है और एक कंपाउंड B है। तो कंपाउंड A 50 ग्राम लिया गया था और जब टेम्परेचर यहाँ पे 80 हो गया तब भी ये 55 ग्राम के करीब डिसॉल्व हुआ है ना। और यहाँ पे देखो एक कंपाउंड B जो कितना लिया गया था, 150 ग्राम से ज़्यादा लिया गया है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। जब 80 टेम्परेचर हमने किया तो इसकी सॉल्युबिलिटी लगभग 400 ग्राम हो गया। मान लो सपोज 200 ग्राम लिया, अब सॉल्युबिलिटी बढ़ के 400 यानी लगभग 200 ग्राम सॉल्युबिलिटी हो गई। लेकिन इसमें टेम्परेचर भी बढ़ा रहे तो सॉल्युबिलिटी हमारा सिर्फ 5 ग्राम बढ़ा है। ठीक है, यानी कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी जो है गिवन टेम्परेचर पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कंपाउंड ए। कंपाउंड ए की सॉल्युबिलिटी कम है। ओके, इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डिफरेंट टाइप का ग्राफ दिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे सेपरेशन टेक्निक का। देखो अलग अलग सेपरेशन टेक्निक है जो अलग अलग टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए यूज़ होता है। सपोज आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो कौन कौन सी सेपरेशन टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने का टेक्निक है और उसका नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, क्या है वो, मैग्नेटिक सेपरेशन। अ काइंड ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं। मान लो आपके पास कोई ग्रेन है और ग्रेन के अंदर कुछ फूड ग्रेन के अंदर क्या आ गया है, कुछ आयरन के पार्टिकल्स आ गए हैं, या आपके पास कोई ओर है ना, ग्राउंड ओर जो होता है ना जिससे हम मिनरल्स को जो है बाहर निकालते हैं, तो ओर है और वो ओर एकदम क्रूड फॉर्म में है, एकदम से अभी निकाला गया है, तो उसको सेपरेट करना है। तो इस तरह से मैग्नेटिक सेपरेटर में उसको डाल देते हैं
है ना। ये बेल्ट जो है मैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक वाली चीज़ों को, जो आयरन से रिलेटेड पार्टिकल्स है, वो बेल्ट के अंदर की तरफ जाएगा और इधर गिरेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक है वो इससे दूर गिरेगा। और इस तरह से मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक चीज़ों को अलग कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक रोलर एंड सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ मैग्नेटिक चीज़ें गिर रहा है, यहाँ नॉन मैग्नेटिक गिर रहा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक, है ना, जिसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। तो बच्चों फिल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को छानना। जैसे चाय पत्ती को छानते हो ना, फिल्टर करते हो चाय छन्ने से, तो वैसे ही हम इसे छानेंगे, लेकिन हमारे पास चाय छन्ना की जगह हम यूज़ करेंगे ग्लास फनल को। ग्लास का एक फ़नल होता है और उस फ़नल के अंदर हम डालेंगे फ़िल्टर पेपर को, क्योंकि फ़िल्टर पेपर जैसा कि नाम से पता चीज़ों को फ़िल्टर करेगा। और इसके अंदर हम डालेंगे मडी वाटर को, है ना, पानी के अंदर बहुत सारा मिट्टी विट्टी घुला हुआ हो ना, मडी वाटर, और डालेंगे। और डालने के बाद आप देखोगे कि फ़िल्टर हो करके यहाँ साफ़ पानी, क्लीन वाटर इकट्ठा हो गया, और जो गंदगी है वो यहाँ फ़िल्टर पेपर में रह गया, जिसे हम रेसिड्यू कहते हैं। और जो फिल्टर होके आ गया उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। इनसॉल्युबल सॉलिड इज रिटेन ऑन द फिल्टर पेपर एंड लिक्विड पास थ्रू द फिल्ट्रेट। ठीक है, लिक्विड पास हो गया है थ्रू एज अ फिल्ट्रेट के फॉर्म में। तो ये तो एक तरीका है फिल्ट्रेशन। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंट करना का मतलब होता है किसी चीज़ को बैठ जाना, नीचे जमा हो जाना। आपने यहाँ भी मडी वाटर लिया है, लेकिन इस बार फिल्टर पेपर हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। मडी वाटर लेकर के थोड़ी देर छोड़ दो, है ना। छोड़ने के बाद आप देखोगे मड सारा गंदगी नीचे बैठ गया और पानी ऊपर रह गया, क्लीन वाटर हो गया। तो दिस इज द सेडिमेंटेशन। हैवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? सेटल डाउन कर जा रहा है एट द बॉटम इफ यू लेफ्ट इट फॉर सम टाइम अनडिस्टर्ब, राइट। ये हमारे पास कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब होता है कोएगुलेट करना, मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा हो जाना, जमा हो जाना। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने मडी वाटर यहाँ भी लिया, और अलम फिटकरी जो होता है ना, उसको हमने इसमें डाल दिया पाउडर करके। थोड़ी देर के बाद देखो सारी गंदगी यहाँ पे इकट्ठा हो गया, इस तरह से गोल 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 जो आप देख रहे हो ना। तो एक कोएगुलेट कर चुका है। और क्या कोएगुलेट किया है? जो मड है इसका, जो गंदगी है। तो अलम क्या हेल्प कर रहा है? अलम कोएगुलेट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, कोएगुलेट कर देता है। इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम एंड आफ्टर सम टाइम इम्प्योरिटीज़ का क्या हो रहा है? यहाँ पे बॉटम में सेटल कर जा रहा है, छोड़ दोगे तो। ठीक है, तो क्या लिखा है कि पाउडर्ड अलम कैन बी एडेड टू द बीकर कंटेनिंग मडी वाटर में डाल दो। अलम इज़ अ वाइट क्रिस्टल केमिकल सब्सटेंस ऑफन यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अलम काउजेज द फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल टू क्लम्प टुगेदर, और अलम की वजह से जो ये पार्टिकल्स है वो क्लम्प करके कोएगुलेट कर जाएगा। एंड द अलम इज सेड टू बी एक्ट एज अ कोएगुलेंट, इसलिए अलम हमारा क्या है? कोएगुलेंट है। दिस लार्जेस्ट क्लम्प्स दस फॉर्म सेटल बाय ग्रेविटी, और ये जो क्लम्प बन गया ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये बॉटम में सेटल हो जाएगा एंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर बाय डिकेंटेशन। तो यहाँ देखो यहाँ पे सेटल कर गया है, अब डिकेंटेशन से इसको अलग कर देंगे। डिकेंटेशन का मतलब होता है ऐसे, जैसे आप ग्लास है ना, उसको दूसरे ग्लास में पोर्ड कर देना, पोर्डिंग, है ना। जो क्लीन वाटर है उसको पोर कर देंगे दूसरे ग्लास में। ठीक है, तो डिकेंटेशन से इसको हम अलग कर सकते हैं। सबके घरों में तो पनीर बनता होगा, कभी ना कभी आपने देखा होगा। तो ये भी एक कोएगुलेशन प्रोसेस से बनने वाला है। पनीर के अंदर जैसे सिरका या विनेगर डालते हैं ना, तो दूध फट जाता है, सॉरी दूध के अंदर डालते हैं तो फट जाता है। उसके बाद फटने के बाद कोएगुलेट कर जाता है जो उसका प्रोटीन होता है, और उसके बाद इसको फिल्टर करके हम अलग कर लेते हैं। तो चलिए हम क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो एक होमोजीनियस सेपरेशन टेक्निक है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन से हम करते क्या है बच्चों? प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का प्योर सॉलिड क्रिस्टल ऑब्टेन करते हैं सॉल्यूशन से बाय द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन और कूलिंग। किसी को चीज़ को एवोपरेट करते हैं या कूल करके। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने से क्या होता है? डिक्रीज़ कर जाती है ना। जैसे मान लो अभी 30 डिग्री टेम्परेचर है रूम का, तो इसमें 10 ग्राम शुगर डिज़ोल्व हो जाएगा 100 ml वाटर पर, है ना। तो अभी टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दो, 20 डिग्री हो जाए,
सपोज, या 15 डिग्री हो जाए, तो क्या उतना ही जो है सॉल्यूट डिज़ोल्व हो पाएगा, उतना ही शुगर डिज़ोल्व हो पाएगा? नहीं, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ ना तो सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज़ कर गया। ठीक है, क्या करना है इसके लिए? हमें पहले तो प्रिपेयर करना है एक हॉट सॉल्यूशन को, है ना। ठीक है, हॉट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है। डिज़ोल्व द इम्प्योर सॉलिड इन अ मिनिमम हॉट सॉल्वेंट, और इसके अंदर जो भी जिस भी सॉलिड का हमें क्रिस्टल बनाना है, जैसे सपोज शुगर का बनाना है, सॉल्ट का बनाना है, कॉपर सल्फेट का बनाना है, उसको क्या करो, इसमें इस वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दो, है ना। अब इस वाटर के अंदर इम्प्योर जो सॉलिड था हमारे पास, इम्प्योर शुगर था या इम्प्योर कॉपर सल्फेट था, उसको हमने डिज़ोल्व कर दिया, क्योंकि हमें प्योर बनाना है। अच्छे से जब डिज़ोल्व हो जाए ना इसके अंदर, फिर क्या करेंगे, हॉट सॉल्यूशन को फिल्टर कर देंगे, रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ बाय फिल्ट्रेशन, ताकि जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है वो फिल्ट्रेशन से अलग हो जाए। देन क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे देखो बर्फ़ के अंदर रख दिया ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, है ना। फिल्टरेट टू कूल स्लोली, ठीक है, यहाँ पे फिल्टरेट को ठंडा होने के लिए रख दिया है। ठीक है, अब ठंडा होने के बाद क्रिस्टल सेपरेटेड आउट, देख लो इसके अंदर क्रिस्टल, अलग अलग क्रिस्टल जो है बन गया, क्रिस्टल सेपरेटेड आउट। ठीक है, प्योर क्रिस्टल सेपरेटेड आउट एज द सॉल्यूशन कूल्स। एंड उसके बाद क्या करना है हमें कि फिल्टर द क्रिस्टल एंड ड्राई देम बिटवीन फिल्टर पेपर। अब इसको फिल्टर करके, है ना, उसको ड्राई कर लेना है फिल्टर पेपर के बीच में डाल के। तो इस तरह से हमने क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन किया। और क्रिस्टलाइजेशन के लिए हमने क्या किया, सिर्फ एवोपोरेशन एंड कूलिंग, है ना। क्या करना है, उसको जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देना है सॉल्यूट को, जिस सॉल्यूट का आप जो है क्रिस्टल बनाना चाहते हो, और देन उसके जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ है उसको फिल्टर करके निकाल लेना है। ठीक है, ओके, ये प्रिंसिपल हमने ऊपर में करवा दिया है। एप्लीकेशन क्या है, इससे क्या कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, NaCl बनाने के लिए, सबस्टांस लाइक कॉपर सल्फेट, एलम वगैरह को प्यूरिफाई करने के लिए, है ना। यूज ना प्रिपेयरिंग क्रिस्टल फॉर लैबोरेटरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। आई विल टॉक अबाउट द सेपरेशन टेक्निक ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, दैट इज डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन हम कैसे करते हैं, तो डिस्टिलेशन के लिए बच्चों क्या क्या चाहिए हमें, तो ये देखो, ये इस तरह का एक हमारे पास फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क इसको बोलते हैं, ये आता है ना। तो राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर जिस चीज़ को भी डिस्टिल करना है ना, जैसे एसीटोन है और वाटर है, दोनों का मिक्सचर है ना। तो डिस्टिलेशन से हमें प्योर एसीटोन मिल जाएगा, राइट। तो हमने इसका मिक्सचर ले लिया है इस राउंड बॉटम फ्लास्क में, और यहाँ पे थर्मोमीटर हमने लगा दिया है ताकि टेम्परेचर को चेक कर सके। यहाँ पे वाटर आउटलेट के लिए है, ये कंडेंसर है, और ये वाटर इनलेट के लिए है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, कोनिकल फ्लास्क हमने यहाँ रख दिया है। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क। अब क्या करना है, जिस सॉल्यूशन को आपको एवोपरेट करना है या डिस्टिल करना है, उस सॉल्यूशन को इसके अंदर आपने ले लिया, और यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे ट्राइपॉड स्टैंड रखा और यहाँ पे बंसन बर्नर रखा, और ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर इस सॉल्यूशन को हमने रख दिया। नीचे से बंसन बर्नर को जब हम जलाएंगे तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन गर्म होगा, हीट होगा, एवोपरेट होगा, राइट। गर्म होगा, हीट होगा, एवोपरेट होगा। इसके बाद जब एवोपरेट होगा तो इधर से आकर के यहाँ पे कूल हो जाएगा, एंड कूल कंडेंसेशन के बाद ये कूल होके यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर। और जो कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो लिक्विड हमें मिला है उसे हम बोलेंगे क्या, डिस्टिल्ड लिक्विड, है ना। जो भी है, डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है, डिस्टिल एसीटोन हो सकता है। तो ये इस तरह से डिस्टिलेशन करते हैं हम, है ना, प्योर लिक्विड ऑब्टेन्ड करने के लिए, है ना। दोनों सब्सटेंस इसके अंदर लिक्विड है। ये वाला पिक्चर नहीं बनाना है क्योंकि ये वाला वही पिक्चर जो हमने ऊपर समझाया। ओके, तो डिस्टिलेशन ख़त्म। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी का हमने प्रैक्टिकल भी आपको करवाया था, ठीक है, और ये बहुत ही ईजी है। जस्ट क्या करना होता है, एक क्रोमेटोग्राफी के लिए एक पेपर आता है, ठीक है। उस पेपर को हम क्या करते हैं, जो लैब में मैंने आप लोग को दिखाया था, जस्ट उस पेपर को लेना है, और लेने के बाद उसे क्या करना है, इस तरीके से एक टुकड़ा ले लेना है, एंड देन मेज़र करके यहाँ पे एक डॉट डाल देना है ब्लैक कलर से, ठीक है। स्मॉल स्पॉट ऑफ द मिक्सचर इज अप्लाइड नियर द बॉटम ऑफ द स्टेशनरी फेस, ठीक है। यहाँ पर जो ये वाला पार्ट, ये वाला नीचे वाला पार्ट से जस्ट थोड़ी देर ऊपर मेज़र करके एक डॉट डाल देना है ब्लैक कलर से, क्योंकि ब्लैक कलर जो है कई कलर का मिक्सचर होता है। एंड देन इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है, लेकिन इस तरीके से ताकि ये जो डॉट है ना, जहाँ जो हमने डॉट डाला है, डॉट से नीचे ही रहे वाटर, है ना, डॉट को टच नहीं करना चाहिए,
नहीं तो पूरा कलर डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर के अंदर। डॉट से देखो नीचे ही है ना ये वाटर, यहाँ पर देखो, ठीक है। और धीरे धीरे ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर को। फिल्टर पेपर जो है, तो फिल्टर पेपर धीरे धीरे वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। फिल्टर पेपर से हम कर रहे हैं इसे मूव अप, तो सॉल्वेंट ऊपर जाएगा क्योंकि जो है सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब कर रहा है पेपर। द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर सेपरेट एंड मूव एट डिफरेंट रेट्स। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ब्लैक कलर है, जो कई कलर के मिलने से बना है, इसके कंपोनेंट भी अलग होने शुरू हो गए और ये भी सेपरेट होते जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि किस कलर की सॉल्बिलिटी कितनी है, वो उतनी तेज़ी से ऊपर जाएगा, है ना। अपीयर एज अ डिस्टिंक्ट कलर स्पॉट और अ बैंड। तो यहाँ पे अलग अलग कलर आपको दिखेगा। इस पेपर को लेकर के ड्राई कर सकते हो आप, ड्राई करके रख लो। क्रोमेटोग्राफ पेपर उसे बोलते हैं। एंड टेक्निक इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मतलब कलर कंपोनेंट को अलग करना है आपको, ठीक है। अब एक तरीका और है दो इमिसेबल लिक्विड को अलग करने का। दो इमिसेबल लिक्विड को, जैसे कि वाटर के अंदर ऑयल डाल दो, है ना, तो दोनों इमिसेबल है, दोनों मिक्स नहीं करते, और उसके लिए एक सेपरेटिंग फनल इस तरह से आता है। तो इस सेपरेटिंग फनल का हमें क्या है कि ऊपर में स्टॉपर होता है और यहाँ पर भी क्या होता है, स्टॉप कॉक होता है। तो जो भी दो डिफरेंट लिक्विड आपस में मिल गया है ना, तो इसको इसमें डाल देंगे, ठीक है। और जो पहला वाला लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे है। सपोज वाटर और ऑयल है, तो ऑयल ऊपर होगा और वाटर नीचे होगा क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। फिर यहाँ से हमने ये स्टॉप कॉक को खोल दिया, तो ये जो है धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा। और जब ऊपर वाला जो था, जो लिक्विड ऊपर था, है ना, जब वो नीचे आ जाएगा और जब वो गिरने लगेगा तो यहाँ से हम स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा दोनों लिक्विड सेपरेट हो जाएगा। ओके, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का प्रैक्टिकल भी हमने कराया है, तो यू ऑल नो अबाउट दैट कि सब्लिमेशन क्या होता है। उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, ये चाइना डिश लिया हमने, है ना, और ये जो फनल जिससे अभी हम फिल्ट्रेशन कर रहे थे, तो ये फनल इन्वर्टेड उल्टा करके आपने लगा दिया, इन्वर्टेड फनल लिया है, ठीक है। यहाँ पे कॉटन प्लग डाल देंगे और यहाँ वही बंसन बर्नर, ट्राईपॉड स्टैंड और ये सब रख करके यहाँ से और जिस भी चीज़ को आपको सब्लाइम करना हो, तो कोई भी जिस चीज़ का सब्लिमेशन करना है, सपोज कैम्फर है आपके पास, नेफ्थलीन बॉल है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, या ड्राई आइस है, कुछ भी है, तो उसको आप इस चाइना डिश के अंदर रख लो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से हीट करोगे तो ये क्या होगा, हीट सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, ठीक है, विदाउट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो ये सारा सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, कोई लिक्विड नहीं बनेगा। तो सारा गैस बाहर ना निकले, इसके लिए हम क्या किए, यहाँ पे कॉटन प्लग लगा दिए ताकि सब कुछ यहाँ डिपोजिट हो जाए। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन, ठीक है। तो इस तरीके से सब्लिमेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, डेली लाइफ एग्जाम्पल क्या है सब्लिमेशन का, ये तो मत लिखना, सेम ऊपर लिखा हुआ है। फ्रॉस्ट फॉर्मेशन ऑन द विंडो पैन ऑफ द रेफ्रिजरेटर इन विंटर। तो विंटर में जो विंडो का पैन होता है वहाँ पे फ्रॉस्ट बन जाता है, ठीक है, फ्रॉस्ट बनने लगता है। तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है। स्नो फॉर्मेशन इन क्लाउड में स्नो फॉर्मेशन होता है, ये भी एक एग्जांपल है ना। आयोडीन क्रिस्टल फॉर्म ऑन द कूलर पार्ट ऑफ द कंटेनर कवर इन द लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में जो कंटेनर होता है, जो उसके कूलर पार्ट में होता है, उस पर आयोडीन का क्रिस्टल बनने लगता है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, अब जो है यहाँ पे एक और है, होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने का टेक्निक, और इस टेक्निक का नाम क्या है बच्चों, इस टेक्निक को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब गोल गोल घुमा करके हम चीज़ों को अलग कर लेते हैं। अब इससे जैसे जिस तरह से आपने देखा होगा ना, घर में मक्खन को अलग करते हैं ना, दूध से, दही से मक्खन को अलग करते हैं, तो क्या करते हैं, एकदम गोल 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 इस तरह से हमारे पास होता है, इसको ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाते रहते हैं, इससे मक्खन अलग हो जाता है ना। पानी डालते हैं उसका मक्खन अलग हो जाता है। मान लो हमारे ब्लड में से सारे कंपोनेंट को अलग करना हो, तो जैसे हमारा ब्लड के अंदर RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब होता है, और जो ब्लड टेस्ट करने के लिए आते हैं वो इन सारी चीज़ों को अलग अलग करके उनका काउंट भी कर लेते हैं। तो उनके पास इस तरह से एक सेंट्रीफ्यूगेशन, रैपिडली रोटेट करने वाला रोटेटर होता है। इसमें ये टेस्ट ट्यूब में ब्लड को भरते हैं और इस तरह से लगा देते हैं, और ये रोटेट करता है तेज़ी से। रोटेट करने के बाद प्लाज्मा ऊपर आ जाता है ना। RBC, WBC सब सेपरेट हो जाता है। जैसे देखो यहाँ प्लाज्मा सेपरेट हो गया, अब WBC एंड प्लेटलेट्स और RBC चूँकि हाई डेंसिटी का होता है तो नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉरी होमोजीनियस तो नहीं है, ये जो ब्लड है हमारा हेट्रोजीनियस होगा, यहाँ गलत है।
मतलब ब्लड जो है हमारा हेट्रोजीनियस कोलैडल है ना, कोलैडल सॉल्यूशन है, तो उससे अलग कर देंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब इस तरह से गोल गोल घूमेगा, इस तरह से एक मशीन होती है, इसमें करते हैं। ओके, तो centrifugation is the method of separating particles from liquid by spinning the mixture at high speed। मिक्सचर को हाई स्पीड से घुमाओगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम अ मिल्क और प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड, तो मिल्क और ब्लड दोनों कोलैडल सोल्यूशन है ना, टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात तो खत्म हो गई, सेपरेशन टेक्निक भी पढ़ लिया। कोलैडल सॉल्यूशन का, तो बच्चों कोलैडल सॉल्यूशन एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके पार्टिकल के साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज में आते हैं। पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आई से तो नहीं दिखते, है ना, माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया जो मिल्क है वो कोलैडल है, जो ब्लड है वो कोलैडल सॉल्यूशन है, तो ब्लड के पार्टिकल्स तो हमें आराम से माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, है ना। लेकिन हाँ, इनके पार्टिकल्स को आप छोड़, जैसे मिल्क को आप छोड़ दो थोड़ी देर तक, तो उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम नहीं होते, पता ही नहीं चलता है। हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन करने से अलग ज़रूर होते हैं, लेकिन वो तो इस तरह से इनको आप छोड़ दोगे तो वो सेटल डाउन नहीं करते, नॉट दे कैन बी सीन विद द नेकेड आई, बट दे आर लार्ज इनफ टू स्कैटर्ड लाइट। लेकिन हाँ, एक खास बात है कि लाइट को स्कैटर्ड करते हैं वो, ठीक है, कोलैडल के पार्टिकल जो है लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, ठीक है। तो डिस्पर्स फेज, जैसे कोलैडल सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम होता है, लेकिन कोलैडल के अलावा और कहीं नहीं होता डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, जो वर्ड है वो और कहीं यूज़ नहीं करते हैं। तो डिस्पर्स फेज का मतलब होता है कि सॉल्यूट लाइक पार्टिकल, है ना, सॉल्यूट की तरह के पार्टिकल्स दिखते हैं, जिसे हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं। और डिस्पर्सन मीडियम का मतलब होता है द कंपोनेंट इन विच द solute like particles is disappear और the component in which the dispersed particle are disappear। तो जो dispersed particle या dispersed phase है या जो solute like particle है जिसमें dissolve हो जाता है, उसे हम dispersion medium कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे कोलैडल का, तो देखो कोलैडल सॉल्यूशन यदि है और आप लाइट जलाओगे तो लाइट का पाथवे विजिबल होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है, पाथवे विजिबल है ना, तो इसको हम टेंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। और टेंडल इफेक्ट सिर्फ कोलैडल सॉल्यूशन शो करता है और कोई भी सॉल्यूशन शो नहीं करता। देखो या इस केस में जब आप लाइट को पास कर रहे हो, है ना, तो पाथ ऑफ द लाइट विजिबल नहीं है, लाइट कहाँ से जा रहा है कहाँ निकल रहा है, यहाँ पे देखो तो सॉल्यूशन के अंदर कोई पाथवे नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे पाथवे दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कोलैडल की एग्जाम्पल है बेटा मिल्क, फॉग, विप्ड क्रीम, पेंट, जेली, रूबी पत्थर जो है, ये सब कोलैडल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब डिस्पर्स फेज क्या होता है, द सबस्टांस विच इज डिस्पर्स्ड इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज। तो जिसे हम सॉल्यूट बोलते हैं ना, आप ऐसे समझ सकते हो कि सॉल्यूट, लेकिन यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट बहुत ही छोटा होता था जो पता ही नहीं चलता था, लेकिन इसके सॉल्यूट्स थोड़े बड़े होते हैं, है ना, थोड़े बड़े होते हैं, तो उसे हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं। दैट आर स्प्रेड आउट आर द डिस्पर्स फेज। तो इस डिस्पर्स फेज का मतलब होता है डिस्पर्स करना, यानी कि स्प्रेड आउट होना। तो जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो स्प्रेड आउट, तो उसके पार्टिकल्स स्प्रेड कर जाते हैं। मीडियम क्या होता है, तो जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज जा करके डिस्पर्स करता है, जिसके अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स है वो फैलते हैं, जा करके स्प्रेड करते हैं या डिस्पर्स करते हैं, उसे हम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। The substance in which the dispersed phase are spread is called dispersion medium. The medium in which the particle are dispersed is called dispersion medium. ठीक है। टेंडल इफेक्ट क्या होता है बेटा, मैंने बोला कि जिस भी सॉल्यूशन से पास करेगा उसका पाथवे विजिबल होगा, उसी को टेंडल इफेक्ट कहते हैं। एंड टेंडल इफेक्ट इज ओनली शोन बाय कोलैडल सॉल्यूशन। A scattering of beam of light by a medium containing suspended particle is called Tyndall effect। ठीक है, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करना, आफ्टर द नेम ऑफ द डिस्कवरर ऑफ दिस इफेक्ट। तो टेंडल इफेक्ट को एक साइंटिस्ट ने ढूंढा था, उसी के नाम पर इसका नाम टेंडल इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन टेंडल इफेक्ट में क्या होगा, कोलैडल सॉल्यूशन, यानी कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या होगा जब कोलैडल सॉल्यूशन के अंदर, तो देखो इस तरीके से पाथ ऑफ लाइट विजिबल होती है ना, जब बीम ऑफ लाइट यहाँ आप डालोगे तो पाथ ऑफ लाइट आपको विजिबल होती है, ठीक है। कोलैडल सॉल्यूशन कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स, तो इस तरीके से आपको पार्टिकल्स दिख रहा है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे जब ट्रू सॉल्यूशन के अंदर डालो तो पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है विजिबल नहीं है। पार्ट ऑफ लाइट इज विजिबल इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स, और स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, इसलिए पाथवे इसका विजिबल है, जिसे हम टेंडल इफेक्ट कहते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, है ना। ओके, यदि कुछ टॉपिक छूट जाए तो आप कमेंट में बताना, फिर मैं ट्राई करूँगी उसे एक्सप्लेन करने का। तब तक के लिए थैंक यू।